अति महत्वपूर्ण समाचार देश विदेश के आपके सामने प्रस्तुत करें। पुतिन अपने व्यावसायिक लक्ष्य पूर्ण कर रूस पहुंचे और वहाँ पर सब आगे विवरण देंगे क्या होगा वहाँ की प्रेस का सुनने से। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं। रूस के आर्थिक स्थिति के लिए पुतिन भारत है। हालांकि दिल्ली में भयंकर प्रदूषण था, उसका प्रभाव भी पुतिन पर पड़ा हुए बार बार भाषण देने के बीच में खांसते रहे, तो इससे हमारे सरकार की किरकिरी तो हुई, उसमें कोई शंका नहीं। अब पुतिन कुछ बोले नहीं ना तो ठीक है, नहीं बोले, परंतु यहाँ पर पुतिन है ना बहुत शार्प चेहरा है। वे केजीबी के भी चीफ रहे, उनको सारा पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ किस प्रकार की राजनीति करता है, वो क्या चाहता है, उसके लक्ष्य क्या रहते हैं, वो पहचान लेते हैं। तो यही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था। वे पुतिन के मुंह से यह शब्द चाहते थे कि रूस और भारत के संबंधों को जितने भी प्रधानमंत्रियों ने मुंह तोड़ दिया ना, सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने दिया। वो ये बात कहलवाना चाहते थे अपने गोदी मीडिया के एंकर से। जब यही सवाल दागा गया ना गोदी मीडिया की तरफ से, पुतिन ने इतना करारा जवाब दिया और इतना झटका दे दिया कि हद से ज़्यादा। उन्होंने कहा कि ये भी कोई प्रश्न है क्या? ये शब्द थे पुतिन के कि ये कोई आपका सवाल है, ये कोई प्रश्न है? मैं जानता हूँ कि क्या होता है इसका अर्थ, परंतु रूस और भारत की मैत्री तो है ना 75 साल पुरानी है। अब इसके बारे में किस किस ने आगे बढ़ाया, ये बहुत बड़ा इतिहास है। तो छोड़िए अभी बात को, ये आलोचना विमोचना की बात हो जाएगी। अब यहाँ पर पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कर दी। वो उनके साथ तो पूरा मंडल था, तो उसमें रूस ने अपने बहुत ही अत्याधुनिक लड़ाकू जेट विमान 257 को लॉन्च किया, उसका परीक्षण भी कर लिया। और पुतिन की यह इच्छा थी कि भारत 257 लड़ाकू जेट विमान खरीदे और लगभग 60 से 70 विमानों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो 42 स्क्वाड्रन होना थे हमारे पास में 34 ही हैं और एक स्क्वाड्रन में 8 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ 70 लड़ाकू जेट विमानों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो रूस से खरीदेंगे। जबकि अमेरिका का ये दबाव पड़ रहा है कि नहीं, भारत है ना F-35 विमान अमेरिका से खरीदे। अब ये मामला चल रहा है, सेना के अफसरों ने भी विचार विमर्श हुआ। अब देखते हैं क्या आता है क्या नहीं होता है। परंतु यहाँ पर एक बात है कि यदि हमने G57 विमान खरीदे ना, तो हमें वो टेक्नोलॉजी से ही उपलब्ध होंगे, हम उसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। परंतु सवाल ये यहाँ पर एक आता है, मान लीजिए उन्होंने टेक्नोलॉजी दे दी, मगर जो उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स रखते हैं ना, वो हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, और ना हमारे यहाँ उनको बनाने की फैक्ट्री है। जब फैक्ट्री नहीं है तो स्पेयर पार्ट तो बाहर से मंगाना ही पड़ेंगे ना, और वो रशिया से ही मंगाना पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, ये एक ऐसी बात नहीं है। फिर भी जो अमेरिका के विमानों से 257 तो बहुत सस्ते हैं और भारत के लिए हितकारी हो सकते हैं ये। और अब तो सेना के अफसरों ने तो भारत सरकार की पोल खोल दी कि वह सेना के को समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी सुविधाओं की ज़रूरत के मान से कोई कठोर कदम नहीं उठाती है। ठीक है, मत अब ये कह दिया उन्होंने जो उनको कहना था, सेना के अफसरों ने भी अपना मामला तो दे दिया। अब यहाँ पर पुतिन रूस चले गए भाई। जब यहाँ भारत में से तो रूस पर हमले हुए थे। अब यहाँ पर रूस और यूक्रेन युद्ध का जब आकलन किया गया ना, तो उसमें रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रूस को हर तरीके से नुकसान हुआ, मानव शक्ति का नुकसान हुआ, संसाधनों का नुकसान हुआ, बहुत तरह का नुकसान हुआ।
पुतिन ने यहाँ पर घोषणा की कि मैं युद्ध नहीं चाहता, 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव दिया, जो जेलेंस्की को उसके कुछ शर्तें पसंद नहीं थी, तो उसने इनकार कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। घोषणा तो हो गई, सब कुछ हो गया। और रूस का जो तेल खरीदने का वो था ना, तो था तो ट्रम्प को एक झटका देना था, वो यहाँ पुतिन भारत में आकर दे गए। अब ये बात हो गई। अब इस बात को ज़्यादा उछालना, ज़्यादा करना भी कोई उचित नहीं है। अब यहाँ पर हमारे भारत में एक बहुत बड़ा नाटक हो रहा है। आज से 33 साल पहले बाबरी मस्जिद पर बड़ा हंगामा हुआ था, सब कुछ नाटक हो दिया। 33 साल हो गए। आज 6 दिसंबर है, और 6 दिसंबर को पहले बहुत मनाते थे, अब तो कोई नहीं रहा। परंतु भाजपा ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल में एक नया नाटक खड़ा करवा दिया। और नया नाटक खड़ा कि उसने टीएमसी के एक विधायक को तोड़ा, वो हुमायूं कबीर को, और उनके माध्यम से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज उसका आधारशिला भी रखी गई। 2000 लोग थे जो कुछ ईंटें सर पर रखे लाए, वो लाए, और उसकी आज आधारशिला रखी गई। न्यायालय ने भी परमिशन दे दी, ठीक है भाई, करो, क्या दिक्कत है। परंतु राज्य सरकार को सुरक्षा और ये सारा दायित्व दिया गया। वहाँ सेना के जवान तैनात हुए, 2-3 कंपनियाँ हुई, और भी पूरी पुलिस व्यवस्था सारी वो लगी रही। ये सब होता रहा। भाई आपने 33 साल पहले एक मस्जिद गिराई, और अब आप 33 साल बाद फिर बाबरी मस्जिद बनवा लो। तो वो जब यही बनाने से तो गिराई क्यों? अरे इधर साइड में हट के राम मंदिर बन जाता, उधर बाबरी मस्जिद रहती। परंतु ऐसा नहीं, राजनीति करना है, सत्तावादी राजनीति करना है। तो हमारे देश में जो मंदिरों और मस्जिदों की राजनीति होती है ना, उस पर कठोर से कठोर प्रावधान होना चाहिए, और हेट स्पीच पर भी कठोर से कठोर प्रावधान होना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है, ये 92% जनता की आवाज़ है। मामला बड़ा विचित्र है, और एक देश में बहुत बड़ा विचित्र मामला हो रहा है। हमारे यहाँ जितने धन कुबेर है ना, बड़े बड़े पूंजीपति धन कुबेर, ये उनकी संपत्ति में 27% की कमी आई। जब खूब माल कमा रहा है, अथा कमा रहा है, हर तरीके से हो रहा है, तो ये संपत्ति में कमी कैसे आई? यहाँ पर एक बड़ा रहस्य की बात है, संपत्ति में कमी नहीं आई है। जो इन्होंने जो अपना 2 नंबर का धन है ना, स्विस बैंक में जमा कर दिया है, 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का काला धन स्विस बैंक में जमा कर, ये सरकार क्या सोचेगी, क्या करेगी? इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है। यह भी एक बड़ी विचित्र बात है जो आपके सामने हमने ये प्रस्तुत की। इस पर सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, हर नागरिक को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय लेना चाहिए। वो स्पष्ट निर्देश दे दें कि अब जो मंदिर मस्जिद की जो बातें करते हैं सब बंद कीजिए, आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, हेट स्पीच बंद कर दीजिए, और जो भी इस प्रकार की कार्रवाई करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे कानून की जरूरत है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर हमारे देश की स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुआयामी अराजकता हो रही। किस प्रकार यहाँ पर ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे भारत के खिलाफ छाती षड्यंत्र रच रहे हैं। ये भारत की छवि को नष्ट करना चाहते हैं, उसकी जो गरिमा है ना, उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। आप जरा आध्यात्मिक रूप से अध्ययन कर लीजिए। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। वैदिक धर्म का पालन करता रहेगा। ये आपका जो हिंदू धर्म ये है ना, जो सत्तावादी धर्म जो बना दिया है, अब वो चलेगा नहीं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आप छोड़ दीजिए बात। आप तो कहिए कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, सब एक स्वर में कहे 147 करोड़ जनता।
इस बात की ज़रूरत है, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा हमारे भाव होना चाहिए। परंतु ऐसे भाव रख नहीं रहे और ये सारा नाटक खेल सत्ता के लिए किया जाता। अब जो भी आप ये करते रहे, देखते हैं कि इसका क्या परिणाम आएगा, को अब हम देखें क्या होता है। यहाँ मध्य प्रदेश में एक बड़ी विचित्र स्थिति नजर आई। आधे मध्य प्रदेश में कुछ हल्की गर्मी का हुआ और आधे में शीतलहर का प्रभाव हुआ। यानी एक ही उसमें 2 सीजन का आनंद ले रहे हैं मध्य प्रदेश के निवासी। अब हमारे यहाँ पर अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा हो रही है, शीतलहर चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जो भी हो रहा है ना। अब क्या करते हैं, ये तो प्राकृतिक चक्र है, इस पर किसी का बस नहीं है। जो भी होगा ना, हमें तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा। अब क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ महाकाल मंदिर है और महाकाल मंदिर का अपना विशेष महत्व, परंतु यहाँ पर मंदिर के नाम पर, महाकाल के नाम पर क्या क्या खेल किए जा रहे हैं, ये भी बड़े विचित्र हैं। उनको जरा गंभीरता से देखना पड़ेगा। हमने अपनी सारी लगा दी है, टीम सर्वे कर रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है महाकाल में, किस प्रकार के यहाँ पर नाटक किए जा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है भाई। अब जो महाकाल में रोप वे का जो योजना है ना, उसका भी नक्शे में और आ गया है कि अब स्टेशन से दूर अलग क्या रोप वे का स्टेशन बनेगा। आप बनाओ, जो भी करना है करो भाई, आप अपनी मर्जी से चाहे जैसा जो कुछ करना है वो कर लो। हम इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कहेंगे। जो भी आपको करना है आप अपनी मर्जी से कर लीजिए, क्योंकि आप विद्वान हो। आप सब यहाँ के अफसर विद्वान हैं, नेता विद्वान हैं, यहाँ की जनता मूर्ख है। जनता कुछ नहीं समझती है, सही है ना, ये भी बात ठीक है। अब आप देखते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इसके बारे में अब विशेष चर्चा की जाएगी। देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर पीएमओ की हालत आपने देख ही ली है कि पीएमओ में किस किस प्रकार के कैसे कैसे शातिर नाटक हो रहे। होगा या तो होगा ना, तो इन सब ने मिलकर है ना हमारे भारत को कांड इंडिया बना दिया, भ्रष्टाचार को इंडिया बना दिया। शातिर ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है। अब पीएमओ ऑफिस में ही भ्रष्टाचार हो गया, तब किससे क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। जो भी हो गया है ना, सब अच्छा हो रहा है। ये हमारे भारत का एक बड़ा विचित्र मामला हो गया है और यहाँ पर सत्तावादी खेल बड़े पैमाने पर जारी हैं। अब इसको क्या कहें क्या नहीं कहें। और यहाँ पर भारत के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, भारत के साथ और जनता के साथ, कि यहाँ पर भारत की जमीन है ना 1-2 पूंजीपतियों के सुपुर्द की जा रही है। अभी आंध्रा में 490 एकड़ जमीन अडानी को फिर दे दी गई। अरे आप अडानी को जमीन दिए जा रहे हो, तो एक काम करो भैया, भारत ही है ना, अडानी के नाम कर दो कि इस भारत के मालिक तो अडानी है, सारी जमीन उनकी है, सब कुछ उनका है। ये कर दो ना। आप ये कृष्णों में वहाँ आज यहाँ 490 एकड़ जी, कहीं पर 1000 एकड़ दे रहो, कहीं पर 1500 एकड़ दे रहो। ऐसे ज़मीनें का अडानी के जबड़े में डालना हो ना, उसके मुंह में डालो, तो आप तो पूरे भारत के लिख दो कि पूरा भारत ही अडानी का है, सब खत्म हो जाएगा, कोई आलोचना करने वाला नहीं रहेगा। अरे ये इतना बड़ा छात्र खेल बहुत ही घातक है। हमारे देश के लिए शर्म की बात है, राष्ट्र के लिए शर्म की बात है और जनता के लिए भी शर्म की बात है। और जनता तो न जाने किस मूड में है, उसको राष्ट्रवाद से कोई मतलब ही नहीं, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं, सुव्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं, जन क्रांति से मतलब नहीं, संविधान की रक्षा से कोई मतलब नहीं, न्यायिक रक्षा से कोई मतलब नहीं। और न्यायपालिका में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं अब आप सबको पता। अब तो न्यायपालिका में भी है ना, सीजीआई के खिलाफ भी जजेस और वकील के भी विरोध हो रहे हैं। आखिरकार ये हो क्या रहा है।
ये कौन है यहाँ पर? ऐसे कौन तत्व हैं जो हमारे देश को और भारत को तबाह करना चाहते हैं? ये मामला बहुत गंभीर है और सोचना पड़ेगा कि भारत के दुश्मन कौन है, भारत की 147 करोड़ जनता के साथ गद्दारी कौन कर रहे हैं। गंभीरता से सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा, निहायत जरूरी है। हमें संविधान की रक्षा करना है और यहाँ पर हमारी संस्कृति, संस्कार, राष्ट्रवाद और क्या 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 कहे, हिंदुत्व, उसके ठेकेदार संघ के चेहरे पर जितने नकाब थे ना, सब नकाब हट गए। अब तो मामला ही बड़ा विचित्र हो गया। और आखिरकार यहाँ पर सवाल उठता है कि संघ का रिमोट अब किसके हाथ में? क्या मोहन भागवत के हाथ में? नहीं। यदि हमारे संगी साथी भी सोच रहे हैं ना कि संघ का नियंत्रण और रिमोट मोहन भागवत के हाथ में, तो ये उनकी भ्रांति है। अब तो संघ का रिमोट भी है ना इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों में। मोहन भागवत तो पुतले हो गए, उनका आत्मसमर्पण करवाया। और किसने करवाया? जो मोहन भागवत का जिनमें विश्वास था। और मोहन भागवत तो पहले ही कह चुके हैं कि भैया हमारे देश में विश्वास का संकट है, कौन कब कहाँ कैसा विश्वासघात कर देगा कहना कठिन है, बहुत मुश्किल है। अब जो भी हो रहा ना, ठीक है, ये आस्तीन के सांप डसते तो हैं, निश्चित है। आस्तीन में यदि आप सांप पाल के रखोगे तो वो तो अपना कमाल दिखाएंगे ही, और वो दिखा रहे। अब आप संघ का भी एक चरित्र देखिए। किसी की बधाई को संदेश देने के लिए, बधाई, जन्मदिन की बधाई देने के लिए जाते हैं, वहाँ भी एक वो अपनी राजनीतिक शाखा लगा लेते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में भी शाखा लग जाती है। तो आखिरकार संघ को राजनीति से मतलब क्या? क्यों राजनीति करता है? यदि राजनीति करना तो खुल के कहो, एक संघ को भी राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करा के राजनीति करो। ये छद में राजनीति मत करो। और संघ का हम चरित्र जानते, उसको सिर्फ धन से मतलब है, जमीन से मतलब है, और सत्ता पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण करना उसका लक्ष्य। ये सिवा उनको कोई संस्कृति से मतलब नहीं है, सनातन धर्म से मतलब नहीं है। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, गंभीरता से सोचना पड़ेगा, अध्यात्म करना पड़ेगा। और हम भारतवासी है ना, वो तो महानिद्रा में है, और इतनी महानिद्रा में कि हम अपने आप से ही दूर हो गए। हमें अपना ही खुद का ही पता नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या है। अब तो ये स्थिति बड़ी घातक हो गई है। तो यहाँ पर आखिरकार इस महानिद्रा को तोड़ने का भी उपचार होना चाहिए ना। भाई ये समस्या है तो समाधान भी आवश्यक है। तो हमारा तो एक यही कहना पड़ता है कि जो हमारी जो देश की जनता है ना, 147 करोड़ जनता, सबसे पहले अपना आत्मदर्शन करे, आत्मचिंतन कर ले, और जो महानिद्रा में है ना, वो महानिद्रा तोड़ दे, और विवेक दीप प्रज्वलित कर विवेकवादी हो जाए। मगर विवेकवादी भी नकारात्मक और सकारात्मक होता है ना, तो हमें सकारात्मक विवेकवादिता की जरूरत है। सच्चे राष्ट्रवाद की जरूरत है, कट्टर राष्ट्रवाद की जरूरत है। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, हमें कट्टर आध्यात्मिक बनना है। और यदि हम कट्टर आध्यात्मिक हो गए तो हम स्वतः कट्टर राष्ट्रवादी हो जाएंगे, कट्टर सनातन धर्मी हो जाएंगे, कट्टर मानवतावादी हो जाएंगे। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु नहीं, ये सत्ता के दरिंदे हैं ना, ये बहुत शातिर और चालाक हैं। इन्होंने पूरे भारत को अपने राजनीति, धर्म और सत्ता का जंगल बना दिया है। हम बच के कहाँ जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। यदि हम राजनीति से बचेंगे तो धर्म के जंगल में आ जाएंगे, और धर्म के जंगल से तो बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम तो इतने अंधविश्वासी हो गए, इतने अंधविश्वासी हो गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमें मानवीय मूल्यों से कोई मतलब नहीं, नैतिकता से कोई मतलब नहीं, है ना। कुल मिलाकर हमारे भारत की है ना स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है, और हम भारत अब पतन के मार्ग पर है।
बहुआयामी पतन के मार्ग पर है, इसमें भी कहने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है। अब ठीक है, 146 करोड़ जनता के हाथों में बागडोर गए। अरे कम से कम 90% जनता तो सड़क पर उतर आओ, यथास्थितिवादी मत बनो। संविधान की रक्षा करना है, ये मनुवादी है ना। कितने अलग अलग प्रकार के साथी षड्यंत्र रच रहे, जरा इनके षड्यंत्रों को भी समझ लो। जागना पड़ेगा, अब ये महानिद्रा त्यागना पड़ेगी। अब नहीं चलेगा महानिद्रा का। इस देश की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, न्याय विधा की रक्षा करना है। और हमारे जो CJI है, ये है ना, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप सच्चा न्याय दीजिए। जनता को न्याय देना है, आप सच्चा न्याय दीजिए, किसी का पक्ष मत लीजिए। जो नैतिकता की बात है, न्याय के साथ नैतिक संदेश भी होना चाहिए। और इसके लिए मैं प्रशंसा करूंगा, हमारी जो महिला न्यायमूर्ति हैं नागरत्ना जी, वो बड़े स्पष्टवादी से, निष्पक्षता से निर्णय देती हैं और साथ में नैतिकता का भी संदेश देती हैं। जो न्यायपालिका को इस प्रकार का चरित्र रखना है। अब बहुत में बात करेंगे, यूँ तो बहुत लंबी लंबी बातें होती जाएगी। जो कड़वी कड़वी बातें थी ना, जो ज्वलंत बातें थी, वो मैंने आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।